है आपका केवीएम डिजिटल क्लास में। मैं आज आपके सामने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पहला जो चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। तो पीडीएफ में हम देखते हैं, इस तरह से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, पहला जो टॉपिक आएगा अर्थशास्त्र का परिचय, यानी ये 5 नंबर की इकाई है। तो ये जिसका अंक बार है, जिसका जो अंक बार है वो हमें अंक बार है वो 5 नंबर का है। तो आपको ये थोड़ा मौखिक में याद रखना है, यानी ये 5 नंबर का है। इसमें 3 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 1-1 नंबर के हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, और एक जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका है 2 नंबर का। तो टोटल आपके कितने हो गए, यानी टोटल आपके 5 नंबर के हो गए। तो ये आपका इस तरह से ये इकाई जो है अर्थशास्त्र का परिचय 5 नंबर की इकाई है। अब आगे हम देखते हैं इसका, इनको मिटा देते हैं। अर्थशास्त्र का परिचय। तो आज हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। देखो इसकी परिभाषा, पहले मैं आपको इसका एक संक्षिप्त अर्थ समझा देता हूँ, इसका एक संक्षिप्त अर्थ समझा देता हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम है, संक्षिप्त अर्थ समझा देते हैं, उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से करते हैं। तो इसका संक्षिप्त अर्थ समझा देते हैं। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र का परिचय है जो पहला पार्ट है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हम देखते हैं। देखो हिंदी में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अर्थ प्लस शास्त्र, यानी 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है, 2 शब्दों से बना हुआ। देखो किसी भी शब्द को समझने के लिए उसके टुकड़े कर दीजिएगा। तो देखो पहला आता है अर्थ, फिर आता है शास्त्र। यहाँ अर्थ का मतलब होता है धन या वित्त या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, यानी क्या कहते हैं, यहाँ अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या वित्त या आर्थिक क्रियाएं, यानी धन या वित्त या आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम में लिखा नहीं पा रहा है, तो मैं आपको ये इस तरह से आपको ये करना है, धन या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, धन या आर्थिक या वित्त से संबंधित। अब देखो शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, वह ग्रंथ जिसमें धन या वित्त या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। देखो डेफिनेशन, यानी इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ज्यादा रटना हुआ आपको, इसको ज्यादा रटना नहीं है, यानी इसको रटन विधि नहीं करनी, थोड़ी समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। यानी अर्थ प्लस शास्त्र, यहाँ अर्थ का मतलब होता है धन या वित्त या आर्थिक क्रियाएं, शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ। देखो डेफिनेशन क्या होगी, वह शास्त्र या वह ग्रंथ जिसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित धन या वित्त का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से यह आपका अर्थशास्त्र शब्द समझ में आ गया। अब देखो हम इसकी पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, यानी इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इसका जनक पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम इसके अध्ययन करेंगे। देखो प्राचीनतम भारत में हम अर्थशास्त्र के विषय को पढ़ते हुए आए, यानी प्राचीनतम भारत में यदि अर्थशास्त्र का हम एक अध्ययन या फिर उसको जानकार या फिर उसको जनक मानते हैं तो हम कौटिल्य को श्रेय देते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के नियमों और राज्य के अंदर अर्थशास्त्र की कई बातों के आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, और दूसरा आता है अपने दुग्ध उत्पादन। तो इससे एक वार्ता शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ वार्ता शब्द का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं से लिया गया है। अब हम पीडीएफ से थोड़ा एक बार वापस पुनः समझ सकते हैं। तो ये देखो अभी इस तरह से अर्थशास्त्र का परिचय, देखो इसकी परिभाषा पढ़ते, पहले मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझाया, अब इसकी परिभाषाएं समझने के लिए थोड़ा क्या इसको बड़ा कर लेते हैं।
इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये बड़ा हो गया। अब देखो इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का साहित्य ही अर्थशास्त्र अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, यानी सभी परिभाषाओं का मूल है, सभी परिभाषाओं के क्या है, मूल है, यानी ये सभी परिभाषाओं की एक मिलती जुलती डेफिनेशन है। यानी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का साहित्य ही अर्थशास्त्र है, अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अगला आता है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने दी है, यानी अनेक प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। पहला जो आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन प्रदान, क्या आती है, धन प्रदान, यानी धन प्रदान परिभाषाएं। धन प्रदान परिभाषाएं या कहते हैं धन से संबंधित परिभाषाएं देने वाले अर्थशास्त्री। धन प्रदान परिभाषाएं देने वाले अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, यानी विश्व में अर्थशास्त्र का जो जनक है वो क्या है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। तो उसके द्वारा एक किताब भी लिखी हुई है, तो मैं आपको बाद में थोड़ा समझाऊंगा। देखो ये है धन प्रदान जो परिभाषाएं देने वाले एडम स्मिथ हैं। अगले जो आते हैं जे.बी.सी. वॉकर हैं। इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, यानी सबसे ज्यादा जो फोकस है यानी जो बल दिया है वो धन के ऊपर दिया है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगला जो आता है कल्याण से संबंधित। अगला जो आता है कल्याण से संबंधित। अब देखो दूसरा आता है कल्याण प्रदान या कल्याण से संबंधित परिभाषाएं देने वाले अल्फ्रेड मार्शल और पिगू थे। अल्फ्रेड मार्शल और पिगू। अल्फ्रेड जो मार्शल है वो एक क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी उन्होंने मानव कल्याण के ऊपर अधिक बल दिया। यानी अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण के लिए यानी ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण से संबंधित अध्ययन करता है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया है वो आपको ऊपर किसके ऊपर बल दिया है, कल्याण प्रदान, यानी एक मार्शल और पिगू। इन अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र कल्याण प्रदान या कल्याण से संबंधित या मानव कल्याण से संबंधित अध्ययन करता है। ठीक है ना, तो यह आपके हो गया दूसरा राउंड। अब आता है अगला जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए अपन इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिएगा अगला जो आता है, अगला देखिएगा सीमितता प्रदान यानी दुर्लभता प्रदान। देखो यहाँ सीमितता का मतलब क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत हैं, यानी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं और उसको कभी वो पूरा नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। हम संक्षेप में कह सकते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं क्या अनंत है, यानी एक आवश्यकता बुझती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी बुझती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी बुझती है, चौथी शुरू हो जाती है। इस तरह से मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, यानी एक आवश्यकता को कम करता है या एक आवश्यकता को पूरी करता है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो देखो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और हमारे पास में जो संसाधन है वो बहुत कम है, यानी रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, यानी सीमित संसाधन है। अब देखो सीमित संसाधन और आवश्यकताएं हमारी अनंत है, इसके बीच में क्या है, बेमेल है, यानी हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और हमारे संसाधन सीमित मात्रा में है। तो ये क्या हुआ, कठिनाई से यानी दुर्लभ है। तो इसको बोलते हैं सीमितता संबंधी प्रदान या सीमितता से संबंधित परिभाषाएं देने वाले जो अर्थशास्त्री थे उसका नाम है प्रोफेसर, क्या है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने। अब देखो मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से इसको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं, तो आप उसको थोड़ा सा देखना।
तो इन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और हमारे संसाधन सीमित है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, चयन का विषय लाते हैं, यानी चयन करते हैं। जो हमारी प्राइमरी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, उसकी हम पहले पूरी करते हैं, यानी उस आवश्यकता को हम पहले पूरी करते हैं। तो इस तरह से हम 24 मेकिंग आइडियाज बनाते हैं। तो ये हो गया सीमितता प्रदान, यानी जिसको बोलते हैं दुर्लभ ये प्रदान प्रोफेसर रॉबिन्स है, जिसका पूरा नाम है लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स ने, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने ये परिभाषा दी है। अगला जो आता है विकास से संबंधित, क्या आता है, विकास से संबंधित। विकास से संबंधित परिभाषाएं देने वाले प्रोफेसर सैमुएल्सन। विकास से परिभाषाएं, विकास से संबंधित यानी अर्थव्यवस्था एक विकास होनी चाहिए, एक मॉडलिंग होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र का जो परिभाषा दी है प्रोफेसर सैमुएल्सन ने ये कहा है कि हमारे अर्थशास्त्र के अंदर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यानी विकास पे ज्यादा बल दिया, डेवलपमेंट पे ज्यादा दिया, यानी एक एनालिसिस करके ये क्या है, हमारे एक विकास, जहाँ विकास होता है सामाजिक आर्थिक और उसका होता है, तो विकास के लिए उन्होंने कहा था, यानी ये बताया है विकास प्रदान जो परिभाषाएं देने वाले सैमुएल्सन है, यानी वह अर्थशास्त्र जहाँ आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है वो है अध्ययन करवाता है, वो प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा था। अगला आता है आवश्यकता विहीनता प्रदान परिभाषाएं। आवश्यकता विहीनता परिभाषाएं ये प्रोफेसर जे के मेहता ने डेफिनेशन दी, परिभाषाएं दी। प्रोफेसर जे के मेहता ने कहा आवश्यकता विहीनता प्रदान, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं, यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपना सुखी रह सकते हैं। इस तरह से जो परिभाषाएं दी आवश्यकता विहीनता प्रदान या आवश्यकता विहीनता से संबंधित जो परिभाषाएं, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये दिया है प्रोफेसर जे के मेहता। तो इस तरह से ये इनकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषाएं हो गई। अगला जो आता है हम आगे जो पढ़ेंगे, इसमें आगे जो पढ़ेंगे ये है, आगे पढ़ेंगे अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का अध्ययन बताया है, जो मैंने पहले आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगला आता है प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स कह सकते हैं या प्रोफेसर लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से संबंधित बताया, यानी हमारे आवश्यकताएं असीमित है और हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में, उसके बीच में साधनों के संबंधित बताने का प्रयास किया। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखो हमारी आवश्यकताएं वांट्स, यानी हमारी आवश्यकताएं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारा संसाधन कम है। आवश्यकताएं क्या है, हमारी आवश्यकताएं हमारी सबसे ज़्यादा अधिक है। तो आवश्यकताएं अधिक हैं और आवश्यकताएं अधिक हैं आवश्यकताएं अधिक हैं और साधन सीमित मात्रा में, साधन सीमित है। अब देखो आवश्यकताएं हमारी अधिक है और साधन हमारे पास में क्या है, कम है। तो इसके कारण प्रोफेसर लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स ने कहा था कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारे पास संसाधन है वो सीमित मात्रा में, तो उसको बोलते हैं दुर्लभता, यानी कठिनाई से मिलना है। तो उन्होंने इससे संबंधित परिभाषाएं दी हैं। इस तरह से आगे जो हम पढ़ेंगे अब देखिएगा, आगे जो आता है वापस आगे हम पढ़ते हैं, यानी आवश्यक, हाँ ये तो हो गया अपने। सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के एक गणितात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया है, यानी सैमुएल्सन का अर्थशास्त्र को एक मॉडल के द्वारा हम पढ़ते हैं, विकास के द्वारा पढ़ते हैं, कितना विकास हुआ है उसके द्वारा हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक प्रायोगिक विश्लेषण करके अध्ययन करवाया।
तो इस तरह से इन्होंने परिभाषाएं इस तरह से दी है। अगला जो आता है जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की हीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया था। तो जे के मेहता ने कहा अर्थशास्त्र में क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके सुखी रह सकते हैं, या अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं की स्थिति को कम करके हम एक मदद करने वाला अध्ययन जो करवाया जाता है वो है जे के मेहता ने बताया। तो इस तरह से ये हमारे ये हो गया। अगला जो आता है, अगला जो है वार्ता। देखो ये 1 नंबर का सवाल बनता है कई बार। वार्ता शब्द का प्रयोग कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य के लिए हुआ है। तो इस तरह का 1 नंबर सवाल पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का प्रयोग किस कारण हुआ है, या वार्ता शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखोगे, यानी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लिख सकते हैं, या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। अगला आता है अर्थशास्त्र का जनक। मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थशास्त्र का जनक मैंने आपको पहले ही बताया था। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ, यानी अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक का नाम है, अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तक है और ग्रंथ है जिसके देखो लेखक कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, यानी भारत के अंदर अर्थशास्त्र के जनक को मानता है। उन्होंने पहले भी अर्थशास्त्र को एक राजनीतिक अर्थशास्त्र के साथ में जोड़ा गया था, जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नाम है। कौटिल्य नाम इसलिए है कि वो कूटनीति के थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा, और चाणक्य और विष्णुगुप्त है। तो आपको ये थोड़ा नोटेट करना, याद रखना है, अर्थशास्त्र के पुस्तक ग्रंथ में ये है। अगला आता है एडम स्मिथ की प्रमुख जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है या प्रमुख है, वह है इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉन्जेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। 1 नंबर का सवाल इस तरह से बन सकता है। एक तो है इसके जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक है, वो आपको याद रखना है। और अगला जो आता है उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए, और वो कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका आपको ईयर भी याद हो जाएगा, यानी 1776 में है। तो आपको ये थोड़ा नोटेट करना है, उसकी पुस्तक का नाम और कौन से ईयर में प्रकाशित हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, या थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं उसको ताकि क्या है आपको अच्छी तरह से दिख सके, समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति या उसके क्षेत्र, यानी अर्थशास्त्र का जो नेचर है वो किस तरह सा है, और उसका क्षेत्र यानी क्या है, स्कोप क्या है, कितना व्यापक है। देखो अर्थशास्त्र की प्रकृति और इसका क्षेत्र का उल्लेख, विस्तार पूर्वक उल्लेख करने वाले जो अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जॉन नीविले किन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक अध्ययन किया था। देखो हम प्रकृति में क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम ये पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, या अर्थशास्त्र के क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल, नियम, सिद्धांत, विचार क्या है, उसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। या अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है, यानी अर्थशास्त्र बनाम इतिहास, अर्थशास्त्र बनाम राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र बनाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र बनाम जीव विज्ञान। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों से कितना घनिष्ठ है। तो इस तरह से इसका ये प्रकृति और क्षेत्र है। अब देखो अर्थशास्त्र में हम थोड़ा एक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो है 2 प्रकार से, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। और ये जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस, यानी नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में किया था। ये आपको थोड़ा नोटेट कर, रेगनर जो फ्रिस थे, रेगनर फ्रिस ने, इनका टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ये छोड़ देते हैं। रेगनर फ्रिस ने यानी सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग 1933 में किया था। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखो यहाँ व्यष्टि का मतलब क्या है, यहाँ व्यष्टि का मतलब होता है, यहाँ व्यष्टि का मतलब है यानी व्यक्तिगत इकाइयां, वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता। हाँ,
तो ये विद्यार्थियों व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब देखो इसके जो हम क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी ये इसके क्या क्या पार्ट हैं। तो पहला है उपभोग, यानी उपभोग कंजप्शन है, ठीक है ना। उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र है। दूसरा है उत्पादन, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्शन, यानी वस्तुओं और सेवाओं का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है विनिमय, यानी एक्सचेंज, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना या वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, विनिमय। अगला है वितरण, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन करना यानी बांटना, तो इस तरह से हम इसको आवंटित करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वितरण। अगला है आर्थिक कल्याण, तो ये भी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो भाग है, आर्थिक कल्याण से संबंधित है। तो एक दूसरा ये भी पूछा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को किन नाम से जाना जाता है। एक नंबर का सवाल ये पूछा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है क्या है, यानी कीमत सिद्धांत। तो इस दूसरा नाम हम जानते हैं कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में जानते हैं प्राइस थ्योरी, ठीक है। तो ये आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि का मतलब होता है बड़ा, यानी ये इसका विलोम है। व्यष्टि यानी छोटा या एक क्या कहते हैं सूक्ष्म, और ये व्यापक और बड़ा है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो शाखाएं हैं, जो उसके क्षेत्र हैं, वो राजस्व है यानी पब्लिक फाइनेंस। दूसरा है राष्ट्रीय आय और रोजगार, यानी नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है सामान्य कीमत स्तर, जिसको बोलते हैं जनरल कीमत लेवल। और चौथा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है। और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है। ये सब चीजें हम किसमें अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये अलग अलग इसके भाग हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप जरूर लाइक करना।